बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं नए सिलेबस को, जहाँ पर आप लोगों के पास एक मियारी निसाब और एक उम्दा लेक्चर के साथ साथ हम लोग इस साथ में प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ उनकी हेडिंग वगैरह मुतलका जो इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चंस है, सारी की सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चैप्टर नंबर 11 है। ये आप लोगों की फिजिक्स क्लास और प्रीवियस जो 12 क्लास था उसके चैप्टर के मुतल्लक है। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इसकी 3 वेरिएशंस को जो है डिस्कस कर लिया, जिसमें हमारे पास थी रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी, टाइम डायलेशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे मैस वेरिएशन। बच्चों, मैस वेरिएशन क्या है? बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो मैस वेरिएशन है ये वेरी करता है प्लेस के साथ तो ये वेरी नहीं करता बच्चों, ये पोजीशन के हिसाब से या उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, ये जिस वेलोसिटी के साथ को मूव करता है, ये उसी हिसाब से खुद को चेंज करता है, अडॉप्ट करता है, आगे पीछे, कम ज्यादा। जिस हिसाब से उसके ऊपर फोर्स होगी ये उस हिसाब से खुद को मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसके ऊपर 2 मीटर की या फिर आप लोग 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो ये बच्चों उस हिसाब से यहाँ से रेजिस्ट करेगा। दूसरा, अगर इन दोनों के ऊपर वही फोर्स लगाएंगे तो ये उस हिसाब से बच्चों रेजिस्ट करेंगे। इसी तरह सब ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अलग अलग हम लोग फोर्स लगाएंगे या इन सब ऑब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा करके एक इकट्ठी फोर्स लगाएंगे तो बच्चों उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मैथ्स वेरिएशन और मैथ्स के मुतल्लिक जो चीजें हैं उनको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको छोटी छोटी थोड़ी सी टर्म्स का पता होना चाहिए। रिलेटिविटी में इसके मुतल्लिक का क्या क्या कहा गया है। बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट को तो हम लोगों ने यही कहा है कि वो सारी की सारी जगह पर एक जैसी ही रहती है, लेकिन जो मैथ्स के हिसाब से ये एक जगह ये एक ही स्पीड से अगर करे तो वो तो बात अलग है, लेकिन जब इसके ऊपर लगने वाली वेलोसिटी या लगने वाली फोर्स डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ हम लोग डील करेंगे तो यहाँ पर इसका मौजब और इसका जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, लाइट मैस को रोकने के लिए लाइट फोर्स की जरूरत होगी, भारी मैस को रोकने के लिए भारी मैस की फोर्स के मुताबिक उस हिसाब से उसको रोकने की शदत जरूरत होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या है। यहाँ पर दो तरह से आप लोगों को चीजें जो है ना कंसीडर की गई हैं। एक तो आप लोगों के मैथ के हिसाब से कि जैसे जैसे मैथ इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उसी हिसाब से उसका मैथ भी इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज है लॉ ऑफ इनर्शिया की, इनर्शिया यानी रेजिस्टिविटी को किस तरह से डील करेंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू स्पीड स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, mass of an object is varying quantity and depends upon the speed of the object। क्या है? मैं अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस एक मुतगैयर मकदार है। ठीक है, वेरी करती है, मुतगैयर कहते हैं, मतलब एक सेम क्वांटिटी ना रहे, एक सेम वैल्यू ना दे। मुतगैयर मतलब जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो। और दूसरा क्या कह रहे हैं, ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की स्पीड पर कि वो ऑब्जेक्ट कब कैसे किस तरह की स्पीड कर रहा है और उस लिहाज से वहां पर उसके मैस में क्या तब्दीली आ रही है। ठीक है, फिर रेस्ट मैच क्या होता है और रिलेटिविस्टिक मैच क्या होता है। बच्चों, हम लोगों ने अपनी टाइम डायलेशन में भी ये चीज डिस्कस की थी। उसके बाद पहले हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी चीजों को डिस्कस किया था, जब ट्रैफिक पुलिस या फिर वो टैक्सी थी या बाइक थी या फिर साइकिल पर सवार शख्स था या रेस्ट की हालत में था। फिर हम लोगों ने सिमुल्टेनियट की भी एक एग्जांपल की थी, वहां पर किस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ट्रेन का कंटेनर है उसमें मौजूद शख्स लाइट की ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करा और उसी लिहाज से बच्चों यहाँ पर भी उसी से टाइम से ही मिलता जुलता ये टॉपिक है, मतलब फार्मूले के हिसाब से भी। ठीक है, और ये चेंज होता है। देखें, रेस्ट मैच क्या होता है कि मैच ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड द रेस्ट मैच। और बच्चों, हम लोग इसको एम नॉट से कंसीडर करते हैं, एम नॉट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट हम लोग एम नॉट से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एम नॉट, इट इज डिनोटेड बाय एम नॉट। हम लोग बच्चों इसको एम नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या चीज
और यहाँ पर कौन सी चीज होती है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का बच्चों रिलेटिविस्टिक मैथ्स। क्या है रिलेटिविस्टिक मैथ्स? मतलब रिलेटिविस्टिक, आप लोग रिलेटिव मोशन को भी डिस्कस करके आए हैं। रिलेटिव मोशन के बारे में आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जो आपके पास रिलेटिविस्टिक मैथ्स है ना, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फॉरवर्डली, तो वहां पर जो उसका इंक्रीज होगा वो मैस भी इंक्रीज होगा और उस लिहाज से उसकी रिलेटिव मोशन भी कहलाएगी। क्या मतलब है इस चीज का? बच्चों मैं आपको लोगों को एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्पेसशिप है। स्पेसशिप के लिहाज से यहाँ पर जो इसके अंदर में जो शख्स है ना, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सम मैस वाला एरिया, ठीक है। ये फर्ज करें आपके पास सम मैस वाला एरिया और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। जब बच्चों ये वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा तो उस लिहाज से इसकी मोशन को कंसीडर किया जाएगा। इस हिसाब से तो ये रेस्ट की हालत में होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये देखें अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा है और वो ये स्पेसशिप या जहाज को जाते हुए देख रहा है। अब ये वाला जो शख्स है ना, जो रेस्ट की हालत में जमीन के ऊपर खड़ा है, ये उस हिसाब से मोशन को कंसीडर करेगा। उसके मुताबिक जो शख्स इस जहाज के अंदर है वो भी मोशन की हालत में है। और जैसे ही ये देखें वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना, तो जैसे जैसे ये एरोप्लेन वेलोसिटी v से मूव करेगा, उसी लिहाज से इसके अंदर मौजूद जो शख्स है ना, इसके मुताबिक वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये होगा आप लोगों का रिलेटिव मैस। क्या होगा? ये होगा आपका रिलेटिव मैस। चीज ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ साथ उसके अंदर जो मौजूद मैस है ना, उसकी वेलोसिटी भी v होगी। और आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि ये देखें mass of the moving object increases as its velocity increases। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वेलोसिटी अप्रोच करेगा, अपनी वेलोसिटी को कंसीडर करेगा, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मैस की वैल्यू भी उसी हिसाब से इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैस। मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसकी वेलोसिटी। जैसे जैसे मैस इंक्रीज करना है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका बच्चों मैस भी इंक्रीज कर रहा है। अंडरस्टूड होगी बात? और मैंने दो चीजें आपको बताई हैं। अगर इस एरोप्लेन में या इस जहाज में कोई शख्स मौजूद है या कोई मैसिव बॉडी मौजूद है ना, तो वो उसी हिसाब से तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से तो वो बिल्कुल रेस्ट में है उसी हिसाब से, क्योंकि वो उसके अंदर ही मूव कर रहा है। लेकिन ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, अगर यही फिनोमिना बाहर खड़ा हुआ शख्स देखेगा तो उसके मुताबिक ये जहाज तो फॉरवर्डली मूव कर रहा है, साथ में इसमें बैठा हुआ शख्स भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके मुताबिक ये दोनों रिलेटिव मोशन में है। तो वो रिलेटिव मोशन किसकी वजह से? वेलोसिटी v की वजह से है। और उसका बच्चों जो मैस होगा वो आपके पास सिंपल m होगा। ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पर आ जाए इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केसेस है ना, इनके मुताल्लिक क्वेश्चन पेपर में आता है और एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछा जाता है। इसलिए बच्चों इनके ऊपर एक आप लोगों की स्ट्रॉन्ग गिरफ्त होनी चाहिए। यहाँ पर इसके फार्मूलाइजेशन को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बच्चे कुछ पेचीदगी में था, कुछ कम्प्लेक्सिटी भी है इसमें, लिहाजा यहाँ पर आपके सिलेबस के मुताबिक जो चीज यहाँ पर है ना, उस हिसाब से यहाँ पर डिनोट कर दी गई। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिव्यू बैक दे देता हूँ कि आपने टाइम डायलेशन में कुछ फार्मूला इस तरह से पढ़ा था ना, आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो आप लोग सिंपल क्या करें कि टी नॉट की जगह एम नॉट कर दें, टी की जगह एम कर दें, ठीक है। ये भी वेरिएशन कर रही है। फिर क्या है? इंक्रीज इन मैस इंडिकेट्स द इंक्रीज इन इनर्शिया। यहां पर दो एस्पेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला एस्पेक्ट था जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उसका मैस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये था पहला कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट के मुताबिक क्या है? इंक्रीज इन द मैस इंडिकेट्स द इंक्रीज इन इनर्शिया। ये बच्चों इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? ये आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था, आपने 9th क्लास में ये चीज डिस्कस की थी। जो इनर्शिया, इनर्शिया बच्चों किसी जिस्म की वो खासियत होती है जो उसमें डिस्टरबेंस की खिलाफ वर्जी करती है। अब ये डिस्टरबेंस में खिलाफ वर्जी क्या होती है?
आप लोगों ने ये चीज देखी हुई है कि जैसे कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है ना, वो खुद को रेस्ट की हालत में रखना चाहता है, और जैसे ही उसको मूव करवाएंगे तो वो उसकी खिलाफवर्जी करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस ये देखें बच्चों, इस बोर्ड के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा ना, ये देखें अब इसकी जो बाहर की तरफ निकली हुई सरफेस है ना, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये उसको रेजिस्ट कर रही है, ये अपनी मोशन की खिलाफ वर्जी इस तरीके से कर रही है कि मुझे क्यों दबाया जा रहा है, मुझ पर क्यों प्रेशर लगाया जा रहा है। तो ये वो जो प्रेशर की रेजिस्टेंस कर रही है दोबारा से अपनी पहली जगह पे आ रही है बच्चों, वो है आप लोगों का इनर्शिया, रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया बच्चों, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंक्रीज इन द मास इंडिकेट्स इंक्रीज इन इनर्शिया, जैसे जैसे मास में इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी इनर्शिया में चेंजिंग आती जाएगी। क्या मतलब है, अब देखिए बच्चों, जो छोटे मास वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसको रोकने के लिए भी फोर्स कम जरूरत होगी, कम दरकार होगी। तो जो कम मैस वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसी लिहाज से जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मैस इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे उसका मैस इंक्रीज करेगा साथ ही साथ बच्चों उसके ऊपर लगाने वाली फोर्स की मकदार भी ज्यादा हो जाएगी, यानी इनर्शिया उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती जाएगी, तो उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अगर आपकी जो स्पीड वो स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच कर रही है, ये क्या है, अप्रोच कर रही है, ठीक है ना, लेट्स सपोज दैट। तो यहाँ पर जैसे जैसे स्पीड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका मैस मतलब मैस भी बढ़ेगा ना, स्पीड इंक्रीज करने से उसका मैस भी बढ़ेगा। बिल्कुल उसी लिहाज से फिर बच्चों आप लोगों के पास v ओवर c का जो रिलेशन है अप्रोचेस टू 1 कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चों, अप्रोचेस टू 1। ये अप्रोचेस की ये सारी की सारी चीजें अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अप्रोचेस टू 1 कर जाएगा। कैसे, आप लोगों ने ये चीज देखी हुई है, पिछले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वहां पर आपको ये चीज बकायदा तौर पर शो करवाई हुई है कि s इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि जो लेंथ सी और टी में है वो दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, कि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये चीज इंक्रीज करेगी, और उसी लिहाज से इनकी जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो भी बच्चों इंक्रीज कर दी जाए, मतलब अप्रोचेस टू 1। इसी लिहाज से ये जो फैक्टर है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे, हाँ। बच्चे ये देखें, आपने अभी अभी ये चीज देखी है ना, ध्यान से देखें जरा, ये देखें आपने ये चीज डिस्कस की है ना कि v ओवर c अप्रोचेस टू 1 कर रही है, तो जब ये बच्चों चीज 1 करेगी ना तो फिर आपके पास जो यहाँ पर चीज बनने वाली वो क्या बनेगी, ये देखिए अंदर क्या लिखा हुआ 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। लेट्स सपोज दैट v ओवर c आपके पास 1 की इक्वल चली गई है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 का स्केयर, और 1 का स्केयर बच्चों 1 ही रहता है, और ये देखें 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो देखें ये बच्चों आपके पास 0 अप्रोच आ गई है ना। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाएगी और उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो चीज होगी 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, और वो 0 के कैसे इक्वल हुई है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जैसे वी ज्यादा होगी मैस भी ज्यादा होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी, फिर ये जो वेरिएशन है आपकी v ओवर सी की ये अप्रोचेस टू 1 करेगी, और जब 1 यहाँ पर v स्केयर ओवर सी की स्केयर की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। दूसरे नंबर पर इसका मैस, मैस बच्चे अब देखें, जब लाइट ऑब्जेक्ट था ना तो उसका उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी थी, उसी हिसाब से उसका मैस भी था। जैसे जैसे वो आगे की तरफ कर रहा था उसी लिहाज से उसका मैस भी इंक्रीज कर रहा था, डेवलप कर रहा था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक किसी चीज के ऊपर वो किसी चीज की वो खासियत जो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मज़ाहमत करती है इनर्शिया कहलाती है। उसी लिहाज से बच्चों अगर मैस इनफाइनाइट मतलब मैस इतना ज्यादा हो गया तो फिर बच्चों उसी हिसाब से फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस तरह m इज इक्वल टू m ओवर 0 मतलब उस लिहाज से फोर्स, और ये बच्चों आपके पास इन्फिनिटी के करीब चला जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया ना इसी के मुताबिक वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। व्हाई द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मूव और कैन नॉट बी एक्सलेरेट टू द स्पीड ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की
शिद्दत से या स्पीड ऑफ लाइट की कुव्वत से मूव क्यों नहीं कर सकता? बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास अर्थ के ऊपर मौजूद स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो है 3 लैम्प। क्या है? 3 लैम्प, और यानी 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट की। और जो बच्चों स्पीड ऑफ अर्थ है ना, वो भी बच्चों 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है, मतलब 30,000 के हिसाब से। तो जो अर्थ की स्पीड इतनी है, तो इसमें रहने वाले ऑब्जेक्ट्स की कितनी होगी, लिहाजा उसी से कम ही होगी ना। तो ये बच्चे एक इम्पॉसिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एडजस्ट करती है, जो कि मुमकिन ही नहीं होता। ठीक है, जो कि मुमकिन नहीं है। An infinite mass would require an infinite force। वो जो अभी अभी मैं बता रहा था कि अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मैस इंक्रीज, जैसे जैसे मैस इंक्रीज करता है वो इनफाइनाइट तक अप्रोच कर जाएगा, तो फिर उस लिहाज से वहां पर फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो बच्चों क्या होगा, force, an infinite force required to accelerate it, but infinite force is not available, hence an object cannot accelerate it with the speed of light। तो लिहाजा वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सलरेट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 है, why the relativistic effect in mass are not prominent, मतलब मखसूस क्यों नहीं है, on the earth and न्यूटन लॉज आर वैलिड। जो आपके पास रिलेटिविटी इफेक्ट में मैस है ना, वो इतना अहम नहीं है, जबकि अर्थ के ऊपर न्यूटन के लॉ वैलिड है। वो क्या वजह है? कहने का मतलब है कि ये जो रिलेटिविटी हम लोग पा रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है ये मैथ्स के ऊपर मतलब अफोर्डेबल नहीं है, इसके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जो न्यूटन का लॉ है वो जमीन के ऊपर चीजों के ऊपर इफेक्ट कर देता है, उसके ऊपर अप्लाई भी किया जा सकता है, उसको वहां पर ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। उसकी क्या वजह है? ये इन दोनों के दरमियान समझ लें कि एक किस्म का क्या है, डिफरेंट है। इन आवर डेली लाइफ वी डील्स विद द स्मॉल स्पीड ऑब्जेक्ट्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अपने छोटे छोटे हिस्सों या छोटी छोटी चीजों पर लगने वाली जो स्पीड है, यहाँ उससे देखने के लिए जो स्पीड हमें मिल रही है वो बहुत लाइट होती है हमारी नजर में। कुछ की स्पीड ज्यादा, कुछ की स्पीड, और आप लोगों को पता है स्पीड कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, कब माइनस होती है और कब डिफरेंस होती है। अगर नहीं तो आप लोगों को ये चाहिए कि जो हम लोगों ने पहला लेक्चर किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ, मतलब पहला जो इस चैप्टर का लेक्चर था उसको लाजमी ऑब्जर्व करें, आपको स्पीड को जमा माइनस करने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इसी लिहाज से इवन द स्पीड ऑफ अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकंड, बट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। We cannot observe the relativistic effect because of the slow motion, and that is the reason Newton laws are valid in everyday situation। क्योंकि अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हैं बहुत छोटे हैं, उनकी जो स्पीड है उस लिहाज से भी कम है। और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर की गई वो ये है कि स्पीड ऑफ अर्थ 30 है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख है। तो उस लिहाज से हम लोग ऑब्जेक्ट को वहां पर जस्ट कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है वो जमीन पर लागू नहीं होते, जबकि न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाते हैं। Relativistic effects are very prominent when experimenting with subatomic particle moving with speed approaching to speed of light। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैंने हाईलाइट की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हाईलाइट की, उसने कहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है। क्योंकि छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितना छोटा मास होता है उतनी ज्यादा स्पीड होती है। ये आप लोगों ने पहले भी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में, जब आप लोगों ने किसी रैबिट उसके हिसाब से फिर, ठीक है ना, कि जितना छोटा मास होगा वो उतनी स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, जितना ज्यादा मैस होगा एक्सेलरेशन उस लिहाज से कम होगा, और जितना कम मैस होगा उतना ही ज्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल है ना, उसकी स्पीड के ऊपर हम लोग इफेक्ट, जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? उनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है। तो लिहाजा जो जमीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर हम लोग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर इसको हम लोग
अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वजह भी हम लोगों ने सीख ली है। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। तो बच्चे हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद टॉपिक्स को, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।